नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर का क्लास नंबर 2। ठीक है? तो वेक्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या-क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? वेक्टर्स में हमने देखा था वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है, उनके एग्जाम्पल देखे थे और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, कुछ टर्म थे, कुछ डेफिनेशन थी, उनको देखा था। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 2 वेक्टर को ऐड करें तो कैसे ऐड करते हैं? स्केलर में तो ऐड करना आसान था, सिंपल था, जैसे हम 2 नंबर को ऐड कर देते हैं, वैसे वेक्टर को भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन सॉरी, जैसे 2 नंबर को ऐड करते हैं हम, वैसे हम स्केलर को भी ऐड कर देते हैं। तो लेकिन वेक्टर को ऐड करना थोड़ा-सा अलग तरीके से ऐड करते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉक है, कोई फ़ोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कोई फ़ोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। मान लीजिए दोनों 10-10 न्यूटन के लग रहे हैं, दोनों 10-10 न्यूटन के लग रहे हैं। तो अब इनका जो नेट इफेक्ट आएगा, वो तो 20 न्यूटन के इक्वल नहीं आएगा, तो सिंपल सा हम उनको 10+10 नहीं कर सकते हैं। इनका इफेक्ट आपको देख रहा है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो इनका इनके बीच में कहीं पे इफेक्ट आएगा। ये सब बातें हम आगे करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इनको ऐड करने का एक अलग तरीका होता है, उसी तरीके को आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है और रिजल्टेंट। तो एक हेडिंग लगा लीजिए आप, रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट्स। ठीक है? इसका मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कल हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया था, और यूनिट वेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट था कल के लेक्चर का, यूनिट वेक्टर आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक्स वाई जेड एक्सेस को हम यूनिट वेक्टर, एक्स को आई कैप से, वाई को जे कैप से और जेड को के कैप से, इसी तरीके से माइनस एक्स को माइनस आई, माइनस वाई को माइनस जे और माइनस जेड को माइनस के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये ओरिजिन हो गया, यहां से हम चल रहे हैं एक्स डायरेक्शन पे ए तक गए। ठीक है? एक वेक्टर लिया ओ ए, यहां तक गए। फिर वाई डायरेक्शन में हमने चला बी, बी तक गए। कुछ दूर हमने चला एक्स डायरेक्शन में, और फिर वाई डायरेक्शन में चले बी पर पहुंच गए। अब इसी को डायरेक्ट अगर हम ओरिजिन से जाएं, तो यहाँ पे जो है बी पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। बोल दें ये वेक्टर ओ बी है, तो इस वेक्टर को मैं लिख दे रहा हूँ ओ ए, और इस वेक्टर को ए बी, ए बी, और ये वेक्टर हो गया ओ बी। आप मतलब समझिएगा कि हमने पहले एक्स की डायरेक्शन में चला, फिर वाई की डायरेक्शन में, और दूसरा तरीका क्या था, डायरेक्ट ओ से बी पहुंच गए। तो इसी को हम बोलते हैं वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ बी इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, बी पर पहुंचने के लिए, जो कि वेक्टर ओ बी हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, पहले हमने क्या चला, ओ ए चला, वेक्टर ओ ए, और कितना चला, एंड ए बी, वेक्टर ए बी। तो एंड का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना। ठीक है? एंड वेक्टर ए बी। अब एक दूसरा तरीका मैं बोल रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं ऐसे चलूंगा, पहले मैं गया सी तक गया, सी तक गया, और फिर सी से बी आया। ठीक है? तो इफेक्ट तो वही हो रहा है, पहुंच तो हम बी पे रहे हैं, बस इतना रास्ता दूसरा अपना है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा कि वेक्टर ओ बी इक्वल्स टू, पहले हम ओ सी चले, फिर सी बी, तो वेक्टर ओ सी, ओ से सी गए, फिर प्लस वेक्टर सी बी, तरीके से। अब इसमें रिजल्टेंट क्या है, कंपोनेंट क्या है, ये मतलब समझाएं आप, तो फिर आगे का काम आसान होने वाला है। जैसे ओ ए और ए बी चला, और चाहे डायरेक्ट हमने ओ बी चल दिया, तो हम क्या बोलेंगे, ओ बी जो है रिजल्टेंट है ओ ए और ए बी का। ध्यान से सुनिएगा, ओ बी क्या है, रिजल्टेंट है ओ ए और ए बी का। या फिर ऐसे बोले, ओ बी रिजल्टेंट है ओ सी और सी बी का। और दूसरे तरीके से इसी को हम बोलते हैं कि ओ ए और ए बी कंपोनेंट है ओ बी के। ओ ए और ए बी क्या है, कंपोनेंट है ए बी के। इस बात को मैं लिख भी दे रहा हूं, हियर ओ बी इज रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट ऑफ ओ ए एंड ए बी। या फिर इसी दूसरे तरीके से बोला जाए, ओ बी इज, सॉरी, ओ ए एंड, ओ ए एंड ए बी आर कंपोनेंट्स, आर कंपोनेंट्स ऑफ ओ बी।
क्या ऐसे बोले कि ए बी, ओ ए और ए बी जो है ओ बी के कंपोनेंट्स हैं, या फिर ऐसे समझे कि ओ बी जो है रिजल्टेंट है ओ ए और ए बी का। तो रिजल्टेंट और कंपोनेंट में आपको समझ में आ गया हो। एक एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो कोई एक बंदा ए है, ए क्या कर रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और एक बी है, एक बी है, वो 50 न्यूटन का लगा रहा है। एक सी है, वो भी 50 न्यूटन का लगा रहा है। ध्यान से समझिएगा इसको। तो हम ये बोल सकते हैं, मान लीजिए एक बार ए ने लगाया 100 न्यूटन, जो भी इफेक्ट आया, आगे ये बढ़ेगा, उसमें एक्सीलरेशन वगैरह आएगा, सब हम आगे पढ़ेंगे। और बी और सी जब एक साथ लगा रहे थे तो 50 + 50, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, आगे हम इनका रिजल्टेंट बात करेंगे। तो 50 + 50 ये दोनों का मिला के 100 न्यूटन हो रहा है। यानी कि जो काम अकेला ए कर रहा था वही दो काम बी और सी मिलकर कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो काम अकेला ए कर रहा है वही काम बी और सी मिलकर कर रहे हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए जो है रिजल्टेंट है बी और सी का। ए जो है रिजल्टेंट है बी और सी का, और बी और सी कंपोनेंट है ए के। ठीक है। तो आपको ये कंपोनेंट और ये समझ में आ गया होगा। हम्म। सीधा था कि जो काम ओ बी अकेले कर रहा था, जो काम ओ बी अकेले कर रहा था वही काम ओ ए प्लस ए बी मिलकर, ओ ए ओ बी वेक्टर भी तो हमें बी तक पहुंचा रहा है, और ओ ए प्लस ए बी मिलकर भी हमें बी तक पहुंचा रहे हैं। तो हमने बोल दिया ओ बी रिजल्टेंट है इन दोनों का, या फिर ये दोनों ओ बी के कंपोनेंट हैं। सेम इसी चीज में इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। ओ सी जो है, ओ सी और सी बी कंपोनेंट है ओ बी का, और ओ बी रिजल्टेंट है ओ सी और सी बी का। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई हुई। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक बार शायद जेईई मेंस में आया था कि क्या एक रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसके कंपोनेंट की वैल्यू जो है उस रिजल्टेंट से ज्यादा हो सकती है। क्या रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स की वैल्यू, जैसे यहाँ पे बोले ओबी रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इनके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं जब, तो मॉड ओबी लिख देते हैं हम। तो यही पूछ रहा है क्या मॉड ओबी जो है, मॉड ओबी। अब मॉड पिछले लेक्चर में बताया था, मॉड का मतलब क्या होता है, कितना। मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो उसको मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताता है हमें कितना। जैसे एफ इक्वल्स टू मैं बोलूं 10 न्यूटन आई कैप, 10 न्यूटन आई कैप गया, तो इसमें कितना लग रहा है फोर्स, 10 न्यूटन का। और आई कैप क्या बताता है कि प्लस एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है। आई कैप क्या था, प्लस एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था, तो आई कैप जहां पे लगा हुआ है तो वो समझ लीजिए वो वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में काम कर रहा है। जे कैप लगा हुआ है तो वाई की डायरेक्शन में काम कर रहा है वो। तो ये जो 10 न्यूटन है ये इसका मॉड एफ है। मॉड एफ निकालना चाहें तो ये क्या हम बोलेंगे, 10। इसकी मैग्नीट्यूड जो है 10। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि क्या जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मॉड जो है मैग्नीट्यूड उसके कंपोनेंट से ज्यादा उसके कंपोनेंट से ज्यादा हो सकता है क्या, या फिर ज्यादा या कम, मतलब क्या रिलेशन, ऐसे नहीं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा है कि किसी रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स का वैल्यू उसके रिजल्टेंट से ज्यादा हो सकता है। यानी कि क्या ओसी और सीबी, या फिर ओए और एबी का वैल्यू ओबी से ज्यादा हो सकता है। तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि ओबी तो दोनों का सम है, दोनों के सम करने पे, दोनों को जोड़ने पर हमें ओबी मिल रहा है। तो ये ओए और एबी तो हमेशा ओबी से छोटे होंगे, यही दिमाग में आता है। लेकिन आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे कि वेक्टर ओसी जो है, मॉड ऑफ ओसी बोले, ये इतना है और ओबी कम है। तो मॉड ओसी जो है ये ग्रेटर देन है ओबी से। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस पे मत जाइएगा आप कि ओबी जो है इन दोनों का सम है तो इन दोनों से छोटा होगा, क्योंकि ये वेक्टर है, नॉर्मली स्केलर नहीं है। अगर स्केलर होता तो हम 100% बोल सकते थे कि ओबी हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओसी वेक्टर जो है ओबी से बड़ा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अब जो हम आ जाते हैं वेक्टर को ऐड कैसे करें, एडिशन ऑफ वेक्टर समझते हैं। रिजल्टेंट और कंपोनेंट का मतलब समझ में आ गया। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, क्या है रिजल्टेंट का मतलब, जो मान लीजिए दो वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट आर है, तो जो दोनों वेक्टर मिलकर काम कर रहे थे वही काम अकेला आर करेगा, तो उनको बोलेंगे रिजल्टेंट। अब आ जाते हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर पे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे, ठीक है। चलिए, अब ऐड करने के तरीके से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है
वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर हम करने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर ए बनाते हैं, डायरेक्शन वही बनाना है, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वेक्टर ए यहाँ लग रहा है तो हम यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये तो इस तरीके से दिया हुआ था, उसको हम कैसे बना रहे हैं। ये हमारे पास फ्रीडम है कि हम चाहें तो पूरे वेक्टर को, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज होना। चाहे तो हम इसको पैरेलल डिस्प्लेस कर दें, बी को यहाँ बना दें, ठीक है, लेंथ और डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। ए को हम यहाँ बना दें, बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं बना सकते। ए को हम जो है इस तरीके से नहीं बना सकते, क्योंकि ये फिर डायरेक्शन चेंज होगी। तो ध्यान से देखिए, इसको ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, पहले हम वेक्टर ए को बनाते हैं, वेक्टर ए को बनाते हैं, और जहां पे वेक्टर ए खत्म होता है, जहां पे वेक्टर ए खत्म होता है वहीं से वेक्टर बी बनाना शुरू करते हैं। डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, वही सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। तो मान लीजिए पी से चले, क्यू पे गए, फिर आर पे पहुंच गए, या फिर एस बोल देते हैं, क्योंकि आर को रिजल्टेंट वेक्टर से लिखेंगे। अब हम पी से एस जाने का एक दूसरा तरीका है, डायरेक्ट तरीका हमारे पास ये, ठीक है। मान लीजिए वेक्टर है सी, या फिर इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं सी को। तो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। अब कोई कहेगा कि मेरे पास तीसरा तरीका भी है, एक तो तरीका ये हो गया जाने का, एक दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका ये है, मैं पहले बी चलूंगा, बी की इक्वल ऐसे गया, ये हो गया वेक्टर बी के इक्वल, फिर गया वेक्टर ए, ये इसके इक्वल है। तो इसी को हम लिखें, पहले बी प्लस ए एस पे पहुंच गए, या फिर ए प्लस बी एस पे पहुंच गए, या फिर डायरेक्ट पी से एस पहुंच गए आर। तो इसी को लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू निकालना हम आगे सीखेंगे, पहले इनका मतलब समझ जाइए आपकी वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है। तो वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अब आर को हम बोलते हैं या तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, वेक्टर आर कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या फिर इसी को हम बोलते हैं आर इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। आर इज एडिशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी, ये वर्ड्स यूज करते हैं हम। तो आप पहले जो इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं ना, उसका मतलब समझना अगर आप सीख गए, तो फिर आधी समस्या आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। ये बात होगी। अब इसी पे आ जाते हैं हम वेक्टर के सब्ट्रैक्शन, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन को बुक्स में लोग अलग से पढ़ाते हैं, लेकिन अलग से कुछ है नहीं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि ए माइनस बी निकालो, आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालो, तो ए माइनस बी को मैं इस तरह से लिख दूं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। निगेटिव वेक्टर मैंने बताया था, अगर ये वेक्टर बी है तो इसका माइनस ये हो जाएगा, वेक्टर बी है ये वेक्टर माइनस बी हो जाएगा। बस मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, तो वही उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। कुछ लोग इसी को ऐसे बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं, कुछ लोग नेगेटिव वेक्टर। तो आप नेगेटिव बोलिए, तो मुझे ज्यादा सही लगता है नेगेटिव बोलना, क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन है तो थोड़ी सी क्लियरिटी मिलती है हमें, ठीक है। अब अगर हमें मान लीजिए ए माइनस बी, इसी पे यही वेक्टर ए और बी दिए हैं, इनका ए माइनस बी निकालेंगे, तो माइनस बी मैंने बताया इधर, ध्यान से देखिए, ये वेक्टर हो गया ए, और माइनस बी किधर बनेगा, इस बार इधर बनेगा माइनस बी, ठीक है। यहां से चले थे पी क्यू एस पे पहुंचे, ये हो गया माइनस बी, ठीक है। अब ये जो है पी से एस डायरेक्ट हम जाएं, पी से एस डायरेक्ट जाएं, तो यही बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर, और इसी को हम बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी, मतलब वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो इसी को लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन वगैरह नाम की कोई चीज नहीं है, बस उसके नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर को लेके हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमें ए माइनस बी निकालना था, तो हमने क्या किया, ए माइनस बी निकालना था तो हमने क्या किया, ए और बी वेक्टर हमें दिया है, तो ए प्लस निगेटिव वेक्टर आप बी ले लेंगे, ए माइनस बी, ये लिखा क्या हुआ है, ए माइनस बी ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो जोड़ना हो वेक्टर को, घटाना हो, दोनों में सेम प्रोसेस है। अभी हम कुछ फार्मूला वगैरह देखने जा रहे हैं, ताकि जो है हमें थोड़ी सी क्लियरिटी मिले। नोट कर लीजिए, आप टर्म को याद कर लीजिए,
बस हमें क्या करना, जो इफेक्ट आ रहा था ए और बी का, वो डायरेक्ट एक ऐसा वेक्टर मिले जिससे वही सेम इफेक्ट आए। क्यों? पी से हम क्यू चले, वेक्टर ए, फिर क्यू से एस चले, वेक्टर बी, फाइनली हम एस पे पहुंचे। हमने कहा पी से एस डायरेक्ट जाओ। आपने पोजीशन वेक्टर मैंने कल बताया था, पोजीशन वेक्टर बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया, तो कुछ इसी तरीके से है। तो जो है, जो डायरेक्ट हम पहुंच जा रहे हैं, जो इन दोनों का इफेक्ट हो रहा था वेक्टर आर से, वही इफेक्ट सेम इफेक्ट मिल रहा है, तो आर को कौन बोलेंगे, रिजल्टेंट इसका। और ये हमें दोनों को ऐड करने से मिलेगा आर इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि ए एंड बी चले हैं, तो एंड जब आ जाए तो वहां पे ऐड ही लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। आप ये बात ध्यान रखिए मैथ में कहीं भी। ठीक है, तो नोट कर लिया आपने, ये हो गया। अब जो है, जोड़ना हो घटाना हो सबके लिए फार्मूला हम देख लेते हैं कैसे हम निकालेंगे। बात कर लेते हैं हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर अब आ जाते हैं हाउ टू फाइंड आर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो फिर से वही चीज ले लेते हैं। मान लीजिए हमें वेक्टर ए दिया है, यहीं पे बना लेते हैं। ये है वेक्टर ए दिया था, और ये दिया है आपको वेक्टर बी। ठीक है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी पहले हम ये बात कर लेते हैं, हमें चाहिए क्या क्या। तो आर निकालने के लिए मैं सीधा लिख देता हूँ हिंदी में, आर निकालने के लिए, आर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या दिया हो तो हम वेक्टर आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये दो वेक्टर दिया है हमें, तो सबसे पहले जो जरूरत होती है हमें, इस चीज की जरूरत होती है, मॉड ए एन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, मॉड लगा देते हैं, यानी कि कितना है वेक्टर ए, कितना है वेक्टर बी, कितना है। बताया था ना, मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। और वेक्टर बी, ये चीज दोनों दी होनी चाहिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस चीज को हमें समझना होगा, एंगल कैसे हम फाइंड आउट करें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। ठीक है, ए और बी के बीच एंगल कितना। तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे हम ए बना दिए, यहाँ पे बी बना दिए, तो ये एंगल हो गया, ये एंगल नहीं होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं एंगल, चलिए बात करते हैं। एंगल देखना सीख जाए एक बार तो हमारा काम आसान हो जाएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर फार्मूला तो अभी आ जाएगा। एंगल देखने कैसे सीखे, मान लीजिए हम ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी मैं इसको लिख दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन अभी समझिए पहले इसको। हम वेक्टर ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम बी की डायरेक्शन में चले जाएं, तो हमें, ये ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी इधर है, तो हमें इतना घूमना पड़ेगा ऐसे। ए की डायरेक्शन ये थी, और ए से बी की डायरेक्शन में जाने के लिए जो एंगल घूमना पड़ता है वही होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। कुछ लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, हेड से हेड को मिलाएं और टेल से, या फिर टेल को टेल के साथ रखें तो जो एंगल बनता है। चलिए मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन सबसे सही तरीका यही है कि हम ए की डायरेक्शन में जा रहे थे, ए की डायरेक्शन में जा रहे थे, बी की डायरेक्शन में मुड़ना चाहते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज किया हमने बी की डायरेक्शन में, तो जितना घूमना पड़ा हमें वही ए और बी के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो जब वेक्टर होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं हेड बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं वेक्टर का। तो हम बोलते हैं कि जब अगर हम टेल को टेल के साथ रख दें, ऐसे बना दें इन वेक्टर को, ये हो गया वेक्टर ए। ठीक है, और ये वेक्टर बी का टेल है, तो इसको यहां से टेल को टेल के साथ बना दें, तो जो एंगल होगा वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये शायद हो सकता है आपको ज्यादा समझ में आ, लेकिन सही तरीका यही है। ठीक है, या फिर हेड को हेड के पास रखें तो भी जो एंगल बनता है दोनों के बीच में, हमें 0 से 180 के बीच का एंगल लेना होता है। हो सकता है आपको ये कहीं पे दिखे, टेल को टेल से करेंगे, हेड से करेंगे, तो दो एंगल बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है। अभी थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला थीटा लेना है या ये वाला थीटा, क्योंकि दोनों इन्हीं दोनों के बीच में बन रहा है। हम्म, तो अगर आप टेल और हेड वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि टेल को टेल के साथ रखेंगे, जो एंगल बनेगा वही थीटा है, तो 0 से 180 डिग्री के बीच जो एंगल होगा वही बनेगा। आपको वही लेना है, अगर 180 से बड़ा आ रहा है तो वो वाला नहीं, दूसरा वाला लेना है। ठीक है, सबसे सही तरीका यही है, ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो कितना घूमना पड़ेगा, वही एंगल हो गया ए और बी के बीच का एंगल।
ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो अब ऐसे कोई वेक्टर दिया है, समझ लीजिए, मान लीजिए इस तरह से एक वेक्टर ये दिया है और एक वेक्टर ये दिया है आपको, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो हम ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी की डायरेक्शन में घूमने के लिए इधर जाना पड़ेगा हमें, या फिर बी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए की डायरेक्शन में घूमने के लिए कितना घूमना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए आपको दिया है 90 डिग्री दिया है, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। बस आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि अगर एक किसी एक डायरेक्शन के या फिर बी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ए की डायरेक्शन में जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, वही दोनों के बीच का एंगल होगा बस। ठीक है, ये बात समझे। अगर हमें माइनस वे, क्योंकि अगर हम साथ में सब्ट्रैक्शन जो बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन को भी लेके चल रहे हैं, मान लीजिए इफ, लिख दे रहा हूं मैं, इफ एंगल बिटवीन, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, थीटा, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी विल बी 180 माइनस थीटा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन करने को कहेगा, मान लीजिए ए और बी के बीच का एंगल हम देख पा रहे हैं, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए अ, यही यही क्वेश्चन ले लेते हैं, माइनस बी बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, माइनस बी बनाएंगे तो ऐसे। अब ए और माइनस बी को जा, हम जा रहे हैं ए की डायरेक्शन में, मान लीजिए ये ए की डायरेक्शन है, माइनस बी की डायरेक्शन इधर है, तो माइनस बी की डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये बी था, ये बी है, ये ए है, ये है माइनस बी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में एंगल था थीटा। ठीक है, हम ए की डायरेक्शन में जा रहे थे। अब आप ये मत करिए कि यहां से जो है हम ऐसे मुड़ गए या फिर ऐसे मुड़ गए, ए नहीं, ए की डायरेक्शन जा रहे थे, बी की डायरेक्शन में जाने के लिए इतना मुड़ना पड़ा, तो ये एंगल हो जाएगा, ये पूरा 180, ये थीटा, तो 180 माइनस थीटा, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। ठीक है, ए की डायरेक्शन में जा रहे थे, माइनस बी की डायरेक्शन में मुड़े। ठीक है, चलिए रफ कर दें इसको, एंगल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे जो है, अब हम फार्मूले पे जाते हैं, चलते हैं कि हमें कैसे निकालें। तो क्या क्या चाहिए हमें दो वेक्टर को ऐड करने के लिए? एक तो उनका मॉड चाहिए, मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए, और उनके बीच का एंगल अगर हमें दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों वेक्टर को आसानी से ऐड कर सकते हैं। फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं। आपको दिया है वेक्टर ए और एक वेक्टर दिया है इस तरह से वेक्टर बी, इन्हीं दोनों को ऐड करना है, हमें निकालना है आर। आर इक्वल टू क्या होता है, ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर, चलिए बनाते हैं। ये वेक्टर आपको दिया है ए, ठीक है, ये वेक्टर है ए और यहां से शुरू हो रहा है वेक्टर बी। ठीक है, सपोज इन दोनों के बीच का एंगल क्या दिया है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, ये थीटा दिया गया है। तो एंगल कहाँ पे बनेगा, आपको दिख रहा होगा, ए की डायरेक्शन में जा रहे थे, बी की डायरेक्शन में हम मुड़े, तो ये एंगल होगा आपका थीटा। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाली लाइन होगी रिजल्टेंट, ए से बी के, मान लीजिए इसको हमने पी ले लिया, इसको क्यू ले लिया, इसको और एस ले लीजिए, आर नहीं लेंगे क्योंकि आर रिजल्टेंट को हमने रिजल्टेंट वेक्टर को आर से शो किया है। फिर इसको मिलाएंगे, ये जो बनेगा वेक्टर आर बनेगा, यही ए प्लस बी होगा। ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब ये हम यहाँ से इस पॉइंट से, ये जो आगे लाइन बढ़ाई है, यहाँ पे आगे लाइन बढ़ा लेंगे और इस पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये 90 डिग्री बनेगी। ठीक है, अब इस पॉइंट को टी मान लीजिए। तो इन ट्रैंगल क्यू एस टी, क्यू एस टी में ध्यान से देखिए आप, तो राइट एंगल ट्रैंगल है। तो अगर हम यहाँ से इन दोनों की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ, ये वैल्यू वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए अगर मैं cos थीटा निकालूं, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस
अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बी है और बेस हमें निकालना है, मान लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, वेक्टर बी। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस, या फिर ऐसे बोल दें क्यूटी, क्यूटी, तो क्यूटी इक्वल टू हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा। ये डिस्टेंस हमें मिल गई बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा अगर हम निकालें इसी में, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस टी, एस टी अपॉन बी। यहाँ पे मॉड भी ले रहे हैं, ठीक है, तो वेक्टर वेक्टर मत बनाइए, क्योंकि हम डिस्टेंस देख रहे हैं ना ये। तो एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये डिस्टेंस हमें मिल गई बी साइन थीटा, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, यानी कि पी एस निकालना है। तो आपको ये पूरा ट्रायंगल, ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल पी एफ टी, ट्रायंगल पी एस टी, पी एस टी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा होगा, ये एंगल 90 डिग्री, पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये आर एस पी एस टी, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये वेक्टर है आर, तो आर स्क्वायर यानी कि मॉड आर का स्क्वायर हम इक्वल्स टू, चलिए अभी मॉड नहीं लगाते हैं, बस आप समझिए कि मैग्नीट्यूड लिखा है हमने, ठीक है, क्योंकि वेक्टर को इस तरह से स्क्वायर वगैरह नहीं किया जाता है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना हो गया, ये देखिए ए था वेक्टर ए, और ये है बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा बेस, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर यानी कि बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी को हम सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस टू ए बी होता है, टू ए बी, तो टू ए बी कॉस थीटा, बी की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये टर्म देखिए बी स्क्वायर वाला, तो इसमें से हम बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस टू ए बी कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी वन हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए फार्मूला आ गया, इस फार्मूला को आप रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह पे यूज होने वाला है, दिख रहा है यहाँ तक, चलिए फार्मूला दिख गया आपको। अगर दो वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट निकालना है, सिंपल सा, उनके मॉड का सब ये स्क्वायर किया गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये बन गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप फार्मूला रट लीजिए, फार्मूले की जरूरत पड़ेगी बार बार, और डेरिवेशन के भी कुछ ऐसा है नहीं इसमें, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया जो आपको समझ में ना आए आसानी से। रब कर दूं इसको मैं, अब हमने फार्मूला हमें मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फार्मूला मिल गया। आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये बात ध्यान रखिएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। और एंगल निकालने का क्या तरीका है, ध्यान से जो भी समझाया है मैंने उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एंगल ही आपको अलग अलग देता है, आपको लगेगा ऐसा वेक्टर बना देगा और लगेगा कि ए और बी का एंगल दिया है, लेकिन वो एक्चुअल एंगल नहीं होता। तो जैसे हम ए से बी की डायरेक्शन में जितना घूमना पड़ेगा वही एंगल होता है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है अगर इफ मॉड ए एंड मॉड बी आर कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट दिया गया है
तो ए और रिजल्टेंट जो आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो थीटा को अगर हम अलग अलग एंगल पे लगाएं, दोनों वेक्टर को अलग अलग एंगल पे हम रखें, तो अलग अलग रिजल्टेंट आएगा। तो वही हम देखने जा रहे हैं, मैक्सिमम किस एंगल पे आएगा, या फिर मैक्सिमम कितना आएगा और मिनिमम कितना आएगा। आर का मतलब क्या है, वेक्टर आर का मतलब ए प्लस बी तो है, दोनों को जोड़ने पर ये वेक्टर आर मिलेगा। और कैसे जोड़ेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये हमने निकाल लिया। फिर जब क्वेश्चन करेंगे कुछ तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना होता है। तो यहाँ पे ए और बी अगर कांस्टेंट ले लिया हमने, तो cos थीटा, थीटा ही चेंज हो सकता है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, आर मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, व्हेन व्हेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मैंने बात किया था बेसिक मैथ में, 1 होती है। और 1 कब मिलती है, 0 डिग्री पे। तो दोनों के बीच 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हो तो हम उनके बोलेंगे इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होता है। जब अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल काम करते हैं तो उनके बीच एंगल 180 डिग्री होता है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि जब cos थीटा मैक्सिमम हो गया तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ए भी अभी हमने कांस्टेंट लिया, तो जब 0 डिग्री डालेंगे तो cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा। और ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा, ये 1 हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। आर मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो मॉड लगा देते हैं, मॉड ही आएगा, चाहे ए प्लस बी लिखिए या फिर माइनस वाले में लगा देंगे। ठीक है, अब आर मिनिमम की बात करें। आर मिनिमम कब मिलेगा हमें, रिजल्टेंट मिनिमम कब मिल सकता है, हमको पता होना चाहिए। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, और ये -1 कब होता है, 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री, दो वेक्टर के बीच अगर 180 डिग्री, मान लीजिए इधर F1 है तो इसके अपोजिट अगर F2 लगेगा, तब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। और आप इतना कॉमन सेंस से भी पता लगा सकते हैं कि अगर हम एक फोर्स इधर लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, एक इधर लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, कोई ऑब्जेक्ट इस पर लगा रहे हैं इधर और इधर, तो जो रिजल्टेंट निकालेंगे, जो ज्यादा वाला वेक्टर होगा उधर ही जाएगा ये, लेकिन जो ज्यादा फोर्स होगा उधर जाएगा। लेकिन कितने से जाएगा, जो इधर रहेगा, मान लीजिए इधर हमने 10 न्यूटन लगाया, इधर 5 न्यूटन लगाया, तो नेट तो इफेक्ट तो इधर ही आएगा ज्यादा वाले के, लेकिन कितना आएगा, 10 - 5, वो मिनिमम। समझ में आ गया आपको। सीधा सा अगर वो चीज नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे करिए आप कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। -1 कब मिलता है, 180 डिग्री पे। हमें एंगल बताया था मैंने, 0 से लेकर 180 डिग्री तक लेना है। उसके बाद भी 270, उसके बाद भी कुछ एंगल्स में मिलेगा -1, लेकिन हमें एंगल कौन सा लेना है, 0 से 180 डिग्री तक लेना है। तो अगर ये -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बार लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ -1 रखेंगे तो -2ab, -2ab, और ये बन जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या बन जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ए माइनस बी। यहाँ पे हम मॉड लगा देते हैं, क्योंकि हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, कितना होगा डायरेक्शन से हमें यहाँ नहीं मतलब है। अगर जो भी बड़ा वेक्टर होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि मैक्सिमम वैल्यू जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब ए प्लस बी, रिजल्टेंट का मतलब क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनका मॉड ले लिया हमने। ठीक है, आर ए प्लस बी, इनका मॉड ले लिया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, हमेशा ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग हम जोड़ देंगे, उससे हमेशा छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। और मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, ए माइनस बी के, अभी हमने निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, इस पर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। किसी भी रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम ए प्लस बी और मिनिमम ए माइनस बी हो सकती है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन मैं छोटा सा करा दूं आपको। फार्मूला याद हो गया, मैक्सिमम वैल्यू याद हो गई, ए प्लस बी, मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी। ऐसे लिख लें आप, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी। इसको
ऐसे लिख लें मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी। जैसे चाहे इसको लिख सकते हैं, बस आप याद रखिए, अभी मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जो है हम्म, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू दिया है, वेक्टर की नॉर्मल वैल्यू लेते हैं, 18 दिया गया है, और वेक्टर बी दिया गया है 8 दिया गया है, ठीक है। तो हम बोलें कि ए प्लस बी यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू ए प्लस बी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मिनिमम या मैक्सिमम, ए प्लस बी की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो ये जो होगी, ये हमेशा दोनों के सम से छोटी होगी या फिर इक्वल हो सकती है। तो 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 26। और हमेशा इनके डिफरेंस के से ज्यादा होगी, तो 18 माइनस 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 10। तो इसकी जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट की, 10 और 26 के बीच में कुछ हो सकती है, 10 भी हो सकता है, 26 भी, इक्वल भी लगा हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे बहुविकल्पी में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आपको कुछ ऑप्शन दे दिया गया, ए प्लस बी निकालना निकालना है आपको, और एक ऑप्शन जो है इनके बीच में रहेगा, बाकी तीन ऑप्शन 10 और 26 से बाहर रहेंगे। तो आप देख के उनको टिक कर सकते हैं कि ए प्लस बी का इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है। अगर तीन ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए, 10 और 26 के बीच में, मान लीजिए 50 दे दिया, 18, 50 दे दिया, माइनस में कुछ दे दिया, 5 दे दिया, इस तरीके से। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू 10 और 26 के बीच में आ रही है। अगर एक ही ऐसी वैल्यू है तो आपको उस कैलकुलेशन को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप देख के वो आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसी पर एक क्वेश्चन जो है, टाइम कितना हो गया, एक क्वेश्चन जल्दी से और कर लेते हैं। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन है कि वेक्टर ए दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए दिया है 5, और मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया है 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना दिया है, 3, ठीक है। तो और मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी दिया है 4 दिया है। ये आपको ये वैल्यू दी है, कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि ये मॉड ऑफ ए प्लस बी मतलब ये आर दिया गया है आपको, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वेक्टर आर दिया गया है, मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो हमें ये पता है, वेक्टर आर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। आर, ये आर को हम ए प्लस बी लिख दें, मॉड ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर नहीं लिखेंगे, इस फार्मूले में वेक्टर नहीं, इसमें मैग्नीट्यूड लेकर हमने सब कुछ सॉल्व किया है, याद करिए, हमने जब बताया था कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट के लिए दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक तो वेक्टर ए और बी का मॉड, और उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पे वेक्टर रिजल्टेंट दे दिया है, मॉड ए बी, ए और बी का मॉड दे दिया, मैग्नीट्यूड दे दिया, तो एंगल पूछ लिया है। तो निकालते हैं, इसी फार्मूले में रखते हैं, ए और बी की जगह पे हम लिख देंगे 4 इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 5 इंटू 3 15, और 15 इंटू 2 30 हो जाएगा टोटल, 30 कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालना, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर उठाना है तो स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इधर बचेगा, इनको ऐड कर दें, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34। ये दोनों ऐड किया हमने, 25 प्लस 9 34 हुआ, प्लस 30 कॉस थीटा, 34 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर ऐसे बोले 30 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 16 माइनस 34, 16 माइनस 34 कितना आ जाएगा, 20, 18 आ जाएगा। 34 में से 16 घटाएंगे तो लेकिन माइनस का 18 होगा, क्योंकि माइनस 34 इधर। अब जो है कॉस थीटा इक्वल टू -18/30 कर दिया हमने, -18/30 कर दिया, तो इसको किससे हम काट लें, 3 से कट जाएगा, या फिर 6 से भी कट जाएगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो -3/5 आ गया, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई
-3/5। अब या तो आप चाहें तो एक्चुअल में एंगल बता सकते हैं, अगर ये चीज़ आपको पता हो तो। ठीक है, पहले हम 3/5 को लेकर एंगल निकालेंगे और जो भी आएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो 180 माइनस थीटा कर देंगे। अभी मान लीजिए आपको कॉस थीटा आया होता, सपोज। अब इसको एंगल बताना है तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए, आप इतना भी लिख देंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस का 3/5। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में एंगल के फॉर्म में दिया है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसको देख लीजिए। तो कॉस थीटा क्या है, मान लीजिए आपको, अभी माइनस छोड़ दीजिए, 3/5 आया, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लीजिए, 4। तो आपको एंगल मैंने बताया था 3, 4, 5 वाला, बहुत फेमस एंगल है ये। बड़े वाले साइड के सामने 53 डिग्री बनता है और छोटी वाली साइड के सामने 37 डिग्री बनता है, ठीक है। तो अगर कॉस थीटा, ये थीटा ले लें, तब कॉस थीटा 3/5 आएगा, यानी कि यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा आपका, कॉस 53 निकालिए आप। नहीं समझ में आ रहा, कॉस 53 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, यही तो हमने कहा। तो थीटा कितना हो गया, अगर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 53 डिग्री। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें माइनस कॉस थीटा इक्वल -3/5 आ रहा है। तो कॉस थीटा इक्वल टू अगर -3/5 है, तो इसी को हम लिख देंगे थीटा इक्वल टू 180 माइनस 53। कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा, 7 और 2, 127 डिग्री। यानी कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 127 डिग्री। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। अब बढ़िया क्या है, मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाए, एंगल निकालने को कहा जाए, तो इस फार्मूले से हम एंगल भी निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, या फिर रिजल्टेंट देके एंगल देके किसी एक की वैल्यू पूछ ले। तो जो भी है, ए बी और थीटा, तीन चीज इसमें है, कोई भी दो चीज देके आपको एक चीज पूछ रहा है, तो इस फार्मूले की तरफ आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है, एक वेक्टर एडिशन से रिलेटेड एक आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसको बोला जाता है ट्रायंगल थ्योरम। ट्रायंगल थ्योरम क्या होती है, ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। तो इनके बारे में पहले मैं समझा देता हूँ। अगर तीन वेक्टर कुछ इस तरीके से हैं, मान लीजिए पहला वेक्टर है आपको ए मिला, दूसरा वेक्टर ये बी लिया आपने, ऐसे भी ले लीजिए, ये वेक्टर आपने बी लिया, और तीसरा वेक्टर यहां से लेकर फिर से आगे हम ए पे, तीसरा वेक्टर हम क्या किए, ए पर आ गए, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लीजिए पी, ये क्यू, ये आर ले लिया, ठीक है। तो हम कहाँ से चले थे, ध्यान से देखिएगा, पी से चले थे, क्यू पे पहुंचे, फिर आर पे पहुंचे, पी से क्यू गए, क्यू से आर गए वेक्टर बी से, और ये वेक्टर मान लीजिए आपका सी दिया गया, फिर आर से पी पहुंच गए। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, हम क्या करते थे, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाते थे, तो तब हमें रिजल्टेंट मिलता था, याद कीजिए पुराना वाला। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम इनिशियल पॉइंट जहां से चले थे वहीं पे आ गए, तो इनका रिजल्टेंट जो नेट इफेक्ट आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर यहां तक लेते, ए और बी लेते, तो ये जो वेक्टर बनता है इनका रिजल्टेंट बनता है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल। लेकिन ये इनिशियल पॉइंट और यहीं पे आ जा रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट नेट इफेक्ट जीरो आ रहा है, यानी कि इनका सम जो है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो कब, अगर मान लीजिए तीन वेक्टर हैं, अब इनका कंक्लूजन हम निकालते हैं कि अगर तीन वेक्टर में ए बी सी दिए गए हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद अब इसमें फायदा क्या हुआ हमारा, ये तो बात वही होगी जो हमने पिक्चर में बताया, वही बोल दिया। लेकिन अब इसका इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते होंगे, आप कोई भी दो साइड को ऐड करिए, वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। जैसे हम बात करें मैग्नीट्यूड की, बात कर ले हम, तो मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, मॉड नहीं लगा रहा हूँ, बस ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, या फिर ए प्लस सी ग्रेटर देन बी होना चाहिए, या फिर बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। कोई भी दो साइड को हम ऐड करें तो सी से बड़ा होना चाहिए, तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए, या फिर इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। लिमिटिंग केस में इक्वल हो सकता है, जनरली हम बड़ा लेते हैं, बहुत लिमिटिंग केस में बहुत छोटा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है।
अब इसका फायदा क्या होगा हमें? इस पे मान लीजिए हमें दिया क्वेश्चन क्वेश्चन दिया, मान लीजिए एक साइड दे दिया हमें, 3 दे दिया, 2 दे दिया, ये वेक्टर का मान दिया है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, या फिर ऐसे ले लीजिए, मॉड ए दिया गया है 3, मॉड बी दिया गया है आपको 2, और मॉड सी दिया गया है 7। इस तरीके से दिया गया। तो ये क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या ये तीनों मिलकर किसी तरीके से इनके एंगल को एडजस्ट करके हम जीरो रिजल्टेंट प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? इन तीनों को मिला के हम क्या जीरो रिजल्टेंट बना सकते हैं? क्या बन सकता है? तो पहले अब इसको चेक करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं, तो सिंपल सा ये तरीका है कि अगर हम इनसे ट्रायंगल बनाएं, इनके मॉड दिया है तो इनके मॉड से जो है इनका ट्रायंगल का साइड मान लें इनको, और इनसे ट्रायंगल बनाएं। अगर ट्रायंगल बन जाएगा तो बिल्कुल जीरो हो सकता है। ठीक है, एंगल यहाँ से पता चल जाएगा। अब जो है, तो क्या ये ट्रायंगल बन सकता है? इन दोनों को ऐड करिए, 5 और ये 7। ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है? आप 9th या 10th में थ्योरम इस तरीके से पढ़ा होगा, शायद 9th में ही होगा, कि दो साइड को जोड़े हम तो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा आना चाहिए, या फिर इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 तो 7 से छोटा आ रहा है, मतलब ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। ये तीनों मिलके कभी भी हमें जीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। ट्रायंगल बनाएंगे तभी वो जीरो रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं। मॉड ए दिया गया है हमको 3 मान लीजिए, मॉड बी दिया गया है 6 बोल दीजिए, और मॉड सी दिया गया है 7 बोल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से दिया गया। तो अब कोई भी दो साइड, 6 3 9, 7 से बड़ा, 7 3 10, 6 से बड़ा, 6 7 13, 3 से बड़ा। तो अब ये ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, मतलब ये कैन दे कैन गिव दे कैन गिव जीरो रिजल्टेंट आपसे ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई पूछ लेता है, 3 वेक्टर देगा कि क्या इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? किसी केस में एंगल को हम एडजस्ट एडजस्ट करें तो क्या रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? तो आप इसी तरीके से ट्रायंगल वाले लॉ से चेक करेंगे। इसको मैं लिख देता हूं। ट्रायंगल थ्योरम क्या है? इफ इफ थ्री वेक्टर add together add together add together to give resultant जीरो। अगर 3 वेक्टर को जोड़ें और उनका रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, देन दे विल दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल ठीक है, तो वो ट्रायंगल बनाएंगे। अगर उनका रिजल्टेंट जीरो होगा तो ट्रायंगल बनाएंगे। अगर वो ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, ट्रायंगल चेक करने की हमारे पास रूल्स हैं। क्या रूल है? किन्हीं भी दो साइड को ऐड करें तो उनका सम जो है थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, या इक्वल आ जाए तो भी लिमिटिंग केस में हो जाता है वो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा अभी हम कंपोनेंट्स आप वेक्टर करना सीखेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अभी शायद एक लेक्चर अगर थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 घंटे या 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, नहीं तो 2 लेक्चर भी हो सकता है लेना पड़े। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।